तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। जी, इसमें तो जो डेटा भी अखबारों में छापा है कि भाई एक तरह से वॉशिंग मशीन बन गई है, जिस पर भी केस लगता है वो भाजपा में आ जाता है तो वो केस ठंडा पड़ जाता है। तो ये एक आरोप लगता है कि सिंधिया परिवार हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है। कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? क्या आपको मुख्यमंत्री बनना था? राहुल गांधी ने उस समय ट्वीट किया था लियो टॉल्स्टॉय को कोट करते हुए कि टाइम और पेशेंस की उन्होंने बात की थी। तो वो किसके लिए था? आपके लिए था? नहीं, पर राहुल गांधी तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई ये तो संविधान को खत्म करने की साजिश है, हम तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि महाराज जो है बदले बदले से नजर आ रहे हैं, अब वो जो है जनता के बीच में संपर्क बढ़ गया है। नहीं, पर सिंधिया परिवार क्या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? कमलनाथ जी के भी बीजेपी आने की चर्चा थी, वो दिल्ली तक आ गए, फिर क्या हो गया? नहीं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि अगर 400 पार होना ही है तो इतनी घबराहट क्यों है? सारे कांग्रेसियों को शामिल कर रहे हैं। किस बात की घबराहट है? नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार में आज मेरे मेहमान हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री है। स्टील को इंटरप्ट कर रहा हूं मिलिंद जी, मैं आपका मेहमान नहीं हूं, मैं आपका परिवार का सदस्य हूं। जी, तो मेरे परिवार के सदस्य ही है। सिंधिया जी से हमारे बहुत पुराने बहुत वर्षों पुराने संबंध रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंधिया जी। बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ ये इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिल रहा है। जी, तो शुरुआत से हम शुरू करना चाहते हैं सिंधिया जी। माधवराव जी को हमने बहुत पहले से देखा है, बचपन से देखा है। तो आपकी जो राजनीति में एंट्री हुई वो बड़ी आकस्मिक रही थी और मुझे अभी भी वो दिन याद इसलिए है क्योंकि उस दिन आप मुंबई में थे और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। तो आप जब दुर्घटना हो गई थी, विमान दुर्घटना, तो आप मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। तो एक तो परिवार पर एक तरह से विपत्ति आई और फिर इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी भी आई। मिलिंद जी, आप मेरे परिवार को केवल नहीं लेकिन मेरे पूज्य पिताजी को भी बहुत करीबी से जानते थे। और मैं कोशिश करता हूँ कि उस समय के बारे में मैं न सोचूं। आज 23 साल हो गए हैं, पर आज भी एक घाव है और हर बार जब उस समय का मैं सोचता हूँ तो मानो जैसे कि घाव को कुदेड़ने का काम होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ उस समय के बारे में न सोचने की, पर ज़रूर ज़िंदगी का मेरा शायद सबसे मुश्किल समय था। और आप जैसे लोग, क्षेत्र के लोग, शुभचिंतकों का आशीर्वाद, लोगों का ढाढ़स बढ़ाना, वही मुझे उस समय में मेरी एक तरीके से, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, मैं कहूँ कि एक ढाल बनी जिसके आधार पर मैं कार्य कर पाया। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि उस घाव को कुरेदा जाए, लेकिन मैं सिर्फ यही समझना चाहता था कि बड़ी कम उम्र में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, परिवार की भी जिम्मेदारी और राजनीतिक भी जिम्मेदारी। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है कि आप, इसमें भी मैं आपको कहूँ मिलन जी, ये जो आप कह रहे हैं ज़रूर सत्य है, पर मेरे पूज्य पिताजी को इससे ज़्यादा बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा था। 1961 में जब मेरे आजोबा का निधन हुआ, मेरे पिताजी का उम्र मात्र 16 वर्ष का था और उस समय उन सारी जिम्मेदारियों को निभाना समय में दूसरा था। तो और आप अच्छी तरह से सिंधिया परिवार का इतिहास जानते हैं। हमें पिछले 15 पीढ़ियों में सदैव विपत्ति और सदैव मुश्किल समय का सामना करना पड़ा है। ज़िंदगी में इस परिवार को कभी भी कुछ आसानी से नहीं मिला है। पानीपत की लड़ाई में 16 वंशजों के सिर काटे गए और बर्छे के ऊपर मराठा फ़ौज के सामने घुमाए गए। तो महाजी महाराज का पैर काटा गया पानीपत की लड़ाई में। उसके बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वप्न था हिंदवी स्वराज का, एकमात्र शासक थे जिन्होंने उस सपने को पूरा किया और लाल किले पर नाग निशानी भगवा ध्वज गाड़ के रखा। तो कहते हैं कि तलवार को भी आग में सेका जाता है। तो ज़िंदगी में
और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, विपत्ति का समय भी आता है। और आप जैसे और जैसे मैंने कहा क्षेत्र के लोगों की ढाढ़स के आधार पर वो शक्ति मुझे प्रदान की जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। तो मैंने ये पढ़ा था कि आप राजनीति में आना नहीं चाहते थे, आप वेंचर कैपिटल और कुछ चीज़ें करना चाहते थे। तो क्या प्लान था आपका उस समय? मैंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की थी, फिर 6 साल मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर रहा था और उसके बाद मैं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल गया था। मेरी शादी हो गई थी, मेरा लड़का भी पैदा हो गया था, तो सहपरिवार में हम 3 गए थे। और उस वातावरण में अब जब सिलिकॉन वैली में हो, एंटरप्रेन्योरशिप का अगर मैं कहूँ कि एक भूत हर व्यक्ति पर सवार हो जाता है, तो वो मेरे ऊपर भी सवार हो गया था। और वहाँ एक टीम बनाकर स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में ही मेरे एक सहयोगी के साथ, इंजीनियरिंग स्कूल के एक सहयोगी के साथ हमने एक बिज़नेस प्लान बनाया था। और ये आउटसोर्सिंग के ज़माने से बहुत पहले था और हम लोगों का हाईटेक वैल्यू एडिशन सेक्टर का एक प्लान था और उसके लिए फंडिंग भी हमें मिल गई थी। और ग्रेजुएशन 2001 में मेरी माँ और मेरे पूज्य पिताजी आए थे स्टैनफोर्ड में। उसके बाद वे वापस आ गए मई के माह में और फिर मैं वहाँ रहकर ये सारी चीज़ों को टाई अप करके अगस्त के माह में अपने पार्टनर के साथ हम लोग दिल्ली और बेंगलोर, अब मुंबई और बेंगलोर आए थे ऑफिस स्पेस देखने के लिए। इसलिए मैं मुंबई में था जब आपने जो संदर्भ दिया और फिर पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो सिंधिया जी, अब हम राजनीति की बात करते हैं, जो गुना संसदीय क्षेत्र है जहाँ से आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मेरी जानकारी है, पिछले 17 लोकसभा चुनाव में से 12 बार कोई न कोई सिंधिया परिवार का सदस्य रहा है। राजमाता भी रही, माधवराव भी रहे, लेकिन अलग अलग दलों से रहे। तो ये एक आरोप लगता है कि सिंधिया परिवार हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है। मतलब जिस व्यक्ति ने आपको ये सूचना दी है, शायद उसने अपना शोध ठीक से नहीं किया है। मेरे पूज्य पिताजी जब वहाँ से सांसद थे, कई बार प्रदेश में विपक्ष की सरकार थी। मेरी आजी अम्मा जब वहाँ से सांसद थी, केंद्र में विपक्ष की सरकार थी। जब मैं वहाँ से सांसद बना तब केंद्र में विपक्ष की सरकार थी। जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, प्रदेश में 17 साल बीजेपी की सरकार थी। तो ये बेबुनियाद कथन है, मैं कहूँगा। नहीं, तो अब ये सवाल का आप पहले भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? क्या आपको मुख्यमंत्री बनना था? मैं ज़्यादा अतीत में मिलन जी मैं रहना नहीं चाहता। मैं अपने वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहता हूँ। लेकिन शायद आप तो मेरे पूज्य पिताजी को बड़े करीब से जानते थे। यह परिवार कभी कुर्सी के साथ, इस परिवार का कभी मोह नहीं रहा है। इस परिवार का अगर कोई मकसद है, कोई लक्ष्य है, तो विकास है, प्रगति है और जनता के साथ एक रिश्ता है। उसी के लिए राजनीति में ये परिवार रहा है, राजनीति को लक्ष्य मानकर नहीं, लेकिन जनसेवा को लक्ष्य मानकर। और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। जी। आपके पास अनेक माध्यम हो सकते हैं। जैसा मेरा पहला विचारधारा था कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूं। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, वो भी जनसेवा का एक माध्यम है, वो भी विकास का एक माध्यम है। अगर एक समाज सेवी आप होते हैं, वो भी जनसेवा का माध्यम है। तो राजनीति केवल एक माध्यम। कठिनाई हो गई है कि कलयुग के ज़माने में राजनीति अंत हो चुका है, राजनीति लक्ष्य बन चुका है और जनसेवा माध्यम बन चुका है। तो इस परिवार में सदैव जनसेवा माध्यम रहा है। मेरी मुख्यमंत्री बनने की या कुर्सी की कभी मोह नहीं रही है। और ये सर्वविदित है, जब 2018 के चुनाव के बाद जितना भी 1% या ½ % या कुछ नहीं मेरा योगदान रहा हो, जब मुझे कहा गया
कि मिलिंद जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैंने 1 सेकंड में कहा बिल्कुल बनाओ आप, मैं तो जाके घोषणा करूंगा अपने तो आप। राहुल गांधी ने उस समय ट्वीट किया था लियो टॉल्स्टॉय को कोट करते हुए कि टाइम और पेशेंस की उन्होंने बात की थी, तो वो किसके लिए था, आपके लिए था कि आप संयम अब वो आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो स्पष्ट किया कि 1 सेकंड में कह दिया कि मैं जाके मिलिंद जी का अनाउंसमेंट कर लूंगा। तो सिंधिया जी, आपके समकक्ष भी जो आपके समकालीन लोग थे राहुल गांधी के साथ में, एक तस्वीर बार बार वायरल होती है कि सारे लोग छोड़कर एक एक करके बारी बारी सब चले गए और अब सिर्फ सचिन पायलट रह गए हैं। तो वो तस्वीर मेरे ख्याल से कम 10-15 साल पुरानी है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस में क्या हो गया है कि कांग्रेस में संपूर्ण रूप से बैंक्रप्सी हो गई है। बैंक्रप्सी हो गई है आइडियोलॉजी की, बैंक्रप्सी हो गई है लीडरशिप की, बैंक्रप्सी हो गई है थॉट प्रोसेस की, और भरमार है कोटरी की। और जिस पार्टी की सोच और विचारधारा राष्ट्र हित में न हो, जिस पार्टी की सोच और विचारधारा आतंकवादी शक्तियों के साथ हो, भारत की सेना को नीचे दिखाना हो, सनातन धर्म को समाप्त करने का हो, भगवान राम को काल्पनिक कहलाता हो, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वाला हो, उस पार्टी को भगवान भी कैसे मदद करें? नहीं, पर राहुल गांधी तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई ये तो संविधान को ख़त्म करने की साजिश है, हम तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, डाइवर्स सोसाइटी चाहते हैं। और बीजेपी जो है, जिस दल में अब आप हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हराया था। इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने हराया उनको पद्मश्री दिया। इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग आयोग का विरोध किया। इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए भारतीय सेना को नीचे दिखाया। इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए देश में आपातकाल लागू किया। इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में खाई बना रहे हैं। इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं, इसलिए महिलाओं हेमा मालिनी जी के विरुद्ध, कंगना राउत जी के विरुद्ध ये अभद्र टिप्पणी दे रहे हैं। ये भारत जोड़ो का अभियान नहीं है, भारत तोड़ो का अभियान है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का अभियान है। मिलिंद जी, नहीं तो ये एक बात जो गांधी परिवार और आपके पुराने संबंध रहे, मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान है। जो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके और गांधी परिवार के पुराने संबंध रहे, लेकिन हमने प्रचार के दौरान देखा विधानसभा चुनाव में कि वो एक जो लिहाज था एक दूसरे के प्रति, जिस तरह के आरोप आप पर भी किए, तो वो सारे आरोपों का जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने गांधी परिवार को दे दिया। क्या क्या नहीं कहा चुनाव में, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जो कह सकते थे कहा, मतलब घटिया से घटिया वाक्य मेरे परिवार के बारे में, मेरे परिवार के इतिहास के बारे में, मेरे स्वयं के बारे में। मैंने एक ही चीज कहा जवाब में, 7 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो कद की बात करते हैं उनको अपना कद मध्य प्रदेश की जनता दिखा देगी। 163 सीट के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया। नहीं तो ये एक जो बदलाव, अब वर्तमान और भविष्य की बात करें। जी, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। एक जो लोग आप कह रहे हैं कि महाराज जो है बदले बदले से नजर आ रहे हैं, अब वो जो है जनता के बीच में संपर्क बढ़ गया है, तो ये परिवर्तन क्या सोचा समझा है? क्योंकि ये पिछले कुछ वर्षों में हमें देखने मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं मिलिंद जी कि जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया वो शब्द भी अतीत का शब्द है। मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मैं भारत का नागरिक हूँ। मैंने जो ज़िंदगी में मैं कर पाया हूँ, मैंने अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ मैंने किया है। मुझे अपने परिवार के इतिहास पर बहुत गर्व है, गौरव है। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों के आधार पर, अपने एक्शंस के आधार पर अपनी रेपुटेशन और अपनी पैठ स्वयं बनानी होगी, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने बनाया। नहीं तो चूंकि आपने कहा कि और मेरी आजी अम्मा ने बनाया। महाराजा अतीत की बात है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाई हमारे समय वो महाराजा थे, अब भाई साहब हो गए बीजेपी में। अब मिलिंद जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में
आप किसी के भाई बनना चाहते हैं या किसी के महाराज बनना चाहते हैं? मैं तो सबका भाई बनना चाहता हूँ, सबका बेटा बनना चाहता हूँ। इससे बड़ी उपाधि ज़िंदगी में नहीं हो सकती कि कोई आपको भाई कहे, कोई आपको बेटा कहे, कोई अम्मा आपके सिर पर अपना हाथ डालकर अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इससे बड़ा उपाधि क्या हो सकता है? अब राजा साहब के लिए उपाधि कुछ और होती है, तो उनको वो सलामत। मेरे लिए तो सबसे बड़ी उपाधि है कि मैं किसी का भाई हूँ या किसी का बेटा हूँ। तो इस बार तो चर्चा थी कि गुना से वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मैंने तो सदैव कहा था प्रजातंत्र में सभी का स्वागत है। अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो राजगढ़ से लड़ना चाहते हैं, तो उसका भी स्वागत है। तो सिंधिया जी, हम विधानसभा चुनाव पर चलते हैं। चूंकि इस बार ग्वालियर चंबल को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, जो 3 सीट आएंगी, 4 सीट आएंगी जी। तो ये इस बार जो परिवर्तन हुआ उसका श्रेय तो आपको ही दिया जाता है। परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है और भाजपा 3 पक्षों को जाता है। प्रधानमंत्री को जाता है, भाजपा के ज़मीनी कार्यकर्ता को जाता है और संभाग और प्रदेश की जनता को जाता है। कोई व्यक्ति विशेष को नहीं जाता। नहीं तो जो 2018 के आंदोलन के बाद एक तरह से गुस्सा माना जा रहा था कि चंबल के क्षेत्र में गुस्सा है, तो वो आपको लगता है कि वो बात खत्म हो गई है? अब लोगों में उस तरह की कोई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है जी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को जनता ने अपने हृदय के साथ लगाया। उस निर्णय का हम पैर छू के सम्मान करते हैं और उसी सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में 5 साल पूरी रूप से काम करेगी। तो इस बार भी आपका नाम चला था कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने तो चुनाव के, मिलन जी, चुनाव शुरू होने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले ही कह दिया था मैं इस रेस में नहीं हूँ। हाँ, मैं इस रेस में जरूर हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जो विकास और प्रगति निरंतर 17-18 साल में आई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सफ़र जारी रहना चाहिए। तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जी जान से लग गया था, पर मैंने कैंपेन के पहले दिन से ही कहा था कृपा करके मुझे इससे अलग रखिए। नहीं, पर सिंधिया परिवार क्या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? क्योंकि माधवराव जी भी की भी हर बार चर्चा होती थी। मैंने सदैव आपसे यही कहा है कि इस परिवार का लक्ष्य विकास, प्रगति और जनता के साथ रिश्ता है। जो जनता चाहेगी, जो पार्टी चाहेगी, उस रूप में आप कार्य करोगे। उसमें आप अपना समय व्यर्थ मत करो। जो आपका लक्ष्य है उस पर आप पूरा ध्यान दो। मैंने ये 5 साल भी या 4 साल भी पूरा लक्ष्य और समय मैंने अपने लक्ष्य पे दिया है, विकास, प्रगति और जनसेवा। चाहे कोरोना काल था, चाहे जब बाढ़ आई, चाहे अभी जब ओलावृष्टि आई। सुख में मैं आपके साथ रहूं या न रहूं, लेकिन दुख में कंधे से कंधे मिलाकर आपका ढाढ़स बढ़ाने का काम मेरा दायित्व नहीं होता मिलिंद जी, मेरा धर्म बनता है। नहीं तो लोकसभा चुनाव को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिली 29 में से। इस बार क्या होगा? क्योंकि कुछ ओपिनियन पोल कह रहे हैं 29 की 29 मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक एक सीट पर लहराएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। छिंदवाड़ा में भी? हर एक सीट पर। तो छिंदवाड़ा की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी के भी बीजेपी आने की चर्चा थी, वो दिल्ली तक आ गए, फिर क्या हो गया? वो तो आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछिए। नहीं, पर ये बार बार बात चल रही कि सारे कांग्रेसियों को एक तरह से भाजपा में शामिल करने की मुहिम चल रही है। देखिए, जो लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में भारत की विकास और प्रगति के सफ़र में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। नहीं तो कमलनाथ जी अगर बीजेपी में आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है? देखिए, अगर मगर का मैं जवाब नहीं देता हूँ। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अपना जो दायित्व है, मुझे उसका निर्वाह करना है। उस ट्रैक से मुझे आप ना इधर ले जाएं ना उधर ले जाएं। जो आपकी जिम्मेदारी नहीं, जो आपका कार्य क्षेत्र नहीं, उसमें आप क्यों टिप्पणी दें, उसमें क्यों आप दखल दें? जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आप निभाओ ना।
वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो 400 पार का इस बार नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, तो वो कैसे होगा? वो होगा देश की जनता के आधार पर होगा। आज देश की जनता का केंद्र बिंदु पहली बार देश में पूरी देश की जनता का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास है, उनकी क्षमता में अटूट विश्वास है, उनकी दिल की सादगी में देश की जनता का अटूट विश्वास है, और 100% जो देश मोदीमय हो चुका है, अब की बार 400 पार होना ही वाला है। नहीं तो विपक्ष ये कह रहा है कि अगर 400 पार होना ही है तो इतनी घबराहट क्यों है? सारे कांग्रेसियों को शामिल कर रहे हैं। किस बात की घबराहट है? या जो है, अरे भाई, जो आपके घर में आना चाहता है, आप क्या अपना दरवाजा बंद रख करके रखोगे कि प्रवेश निषेध है? आपके सफर का भागीदार बनना चाहता है, भारत निकल पड़ा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर भारत निकल पड़ा है, जो भी लोग प्रधानमंत्री जी के सफर पर, उनके पच्चीनों पे चलना चाहते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। और उनको तो कठिनाई हो रही है क्योंकि उनका घर खाली हो रहा है, स्वाभाविक है। नहीं तो ये जो बात आप कह रहे हैं, विपक्ष जो कह रहा है कि घबराहट है, तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। मोदी जी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन वॉशिंग मशीन और तीसरी बार कह रहे हैं अगले 100 दिन का एजेंडा भी होगा, भ्रष्टाचार इस देश में समाप्ति करनी है। एजेंसी स्वतंत्र हैं। अगर आप आज आ गए हैं या मैं आ गया हूं, अगर आरोप है तो एजेंसी स्वतंत्रता के साथ काम करेंगी। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जहां एजेंसीज को आप मैनिपुलेट करो। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जहां आपातकाल आप लगाओ अपने सरकार को बचाने के लिए। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है कि वहां लैंड करने के पहले आंध्र प्रदेश में आप मुख्यमंत्री को बदल दो। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है कि पूर्ण अपने आप आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बिना आप सरकारें बदल दो। आज जहां सरकारें बदली हैं वहां उपचुनाव हुआ है। उदाहरण आप मध्य प्रदेश में ले लो, और उपचुनाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर दोबारा सरकार 2020 में स्थापित की, और उसकी पुष्टि 2023 में दोबारा हुई। ठप्पा जनता ने लगाया 163 का। तो आप जनता को नकार के अपना जो वक्तव्य है आप बोलना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। देखिए सिंधिया जी, इसमें तो जो डेटा भी अखबारों में छापा है कि भाई एक तरह से वॉशिंग मशीन बन गई है, जिस पर भी केस लगता है वो भाजपा में आ जाता है, तो केस ठंडा पड़ जाता है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप किसके द्वारा लग रहे हैं? आरोप लगाया जा रहा है I.N.I.A ब्लॉक के द्वारा, जिनके स्वयं 2 मुख्यमंत्री आज जेल में हैं आरोपों के आधार पर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जनता आज जान चुकी है मिलिंद जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता सब पहचानती है, जनता सब जानती है। मध्य प्रदेश की सरकार आपका 1.5 साल का रहा, क्या असीम भ्रष्टाचार आपने किया, वादा खिलाफी आपने की। ये आपकी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। नहीं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो यही बात कही जा रही है कि चुनाव से पहले आप विपक्ष को अरे जेल भाई, डालेंगे। जो कोर्ट निर्णय लेगा और एजेंसी निर्णय लेगी उसमें आपका और मेरा क्या दखल है भाई? जेल बीजेपी ने भेजा है क्या उनको? जेल तो कोर्ट ने भेजा है, आपने और हमने थोड़ी भेजा है। आज अगर रिमांड भी नहीं है तो वो कोर्ट तय करती है। तो सिंधिया जी, मैं और या तो आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है। आप मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी मंत्री रहे और आप मोदी जी के भी कार्यकाल में मंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी पिछले ही हफ्ते रिटायर हो गए राज्यसभा से, तो ये दोनों प्रधानमंत्रियों में क्या फ़र्क पाते हैं आप? जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निर्णयकार प्रधानमंत्री हैं। कठोर निर्णय भी हो लेते हैं और अडिग रहते हैं। जो भी निर्णय देश हित में हो उसे लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आउटकम ओरिएंटेड हैं। योजना लागू करना नहीं,
उसका क्रियान्वयन और उससे लाभ देश की जनता को मिले। उदाहरण मैं आपको दे दूं, जितनी भी योजनाएं आज भारत सरकार की चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी का एक ही मकसद है, 100% सैचुरेशन। एक व्यक्ति, उपभोक्ता भी न बचे, लाभार्थी भी न बचे जिसे उस योजना का लाभ न मिला हो। तीसरी बात, मां भारती के प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण बलिदान। एक प्रधानमंत्री जिसने पिछले 10 सालों में एक भी छुट्टी न ली हो, शनिवार, रविवार, रात हो, दिन हो, अमेरिका से यहां वापस पहुंचते हैं 4 बजे सुबह, 7 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। 3650 दिन, हम एक साल की बात नहीं कर रहे हैं, आप और हम नहीं कर पाएंगे। और चौथी बात, भारत का मान सम्मान और पहचान आज विश्व पटल पर उजागर हो गया है। एक समय होता था जब भारत के प्रधानमंत्री विकसित देशों के सामने हाथ जोड़ के सहायता मांगते थे, वैक्सीन मांगते थे। आज वही भारत में दो वैक्सीन का आविष्कार हो रहा है। वैक्सीन मैत्री से हम 100 देशों में उन वैक्सीनों का निर्यात कर रहे हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री जब विश्व में जाता है, विश्व के नेता उत्सुकता से उनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं। और आखिरी बात, मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी क्षमता है कि भारत को केवल आर्थिक नक्षत्र के रूप में नहीं, लेकिन भारत को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। मैं थोड़ा वापस आखिर में आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। इस बार आप पानीपत गए थे, पानीपत की लड़ाई के लिए जो वहाँ कार्यक्रम होता है, तो ये मेरी याद में पहली बार आप गए थे या पहले भी मतलब जाते रहे हो, और ये वापस पानीपत की लड़ाई का जो इतिहास है वो आपने उसको एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की है? देखिए, मैं मानता हूँ कि मराठाओं का जो इतिहास है इस देश की एकता और अखंडता बनाने में, मैं मानता हूँ कि एक स्वर्णिम इतिहास मराठाओं का रहा है। और आप भी मेरे साथ शायद सहमत होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महाजी महाराज, महाजी सिंधिया तक, ये करीब 200-250 वर्षों का इतिहास सबसे संघर्षपूर्ण रहा है, सबसे बलिदानपूर्ण रहा है, और उत्तर से दक्षिण तक भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने में मराठाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और अगर पानीपत की लड़ाई हम ना हारते, ना आज मुगल का राज देश में होता, ना आज ब्रिटिश का राज देश में होता। और उसमें जिन मराठाओं ने अपना बलिदान दिया, जिसमें मेरे परिवार के 16 वंशज, और जैसे मैंने आपको कहा, महाजी महाराज का भी पैर उस लड़ाई में कट गया था, और उस लड़ाई में पैर कटने के बाद एक अपाहिज महाजी महाराज के रूप में 14 जनवरी 1761 पानीपत की लड़ाई हुई, मकर संक्रांति के दिवस पर। ठीक 10 साल बाद 10 फरवरी 1771 पे महाजी महाराज ने भगवा झंडा लाल किले पर फहराया और मराठा साम्राज्य अटक से कटक और भारूच से प्रयागराज, इलाहाबाद तक स्थापित किया, जो शिवाजी महाराज का सपना था। और उस कालखंड को दोबारा भारत की आध्यात्मिक शक्ति के सफर में जागरूक करना एक मराठा होने के नाते मैं मानता हूं कि मेरा दायित्व है। नहीं तो ये बात जो बार बार 1857 के संदर्भ में ये बात कहीं ना कहीं रह जाती है, और इस बार भी चुनाव में इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया था कि भाई ये तो बड़ी मैं तो बड़ा मेरे मन में और दिल में बड़ी मुस्कुराहट आती है। 30 साल मेरे पूज्य पिताजी ने जिस पार्टी के लिए काम किया, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान जिस पार्टी के लिए दिया, ये प्रश्न 30 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया? आज उनके न रहने के बाद और मेरे 17 साल की सेवा के बाद कांग्रेस उठा रही है। और जिस सिंधिया परिवार ने उस तत्कालीन समय में भी अपना पूर्ण बलिदान दिया,
झांसी की रानी कौन थी? नेरुलकर परिवार से थी, मराठा थी। मराठा एक साथ खड़ा रहता है। जयाजीराव महाराज ने भी उनकी पूर्ण सहायता की। हम लोग हाउस अरेस्ट में थे ब्रिटिश के, हमने तो अपने पूरी लड़ाई वड़ाई लड़के लास्ट आदमी तक हमने अपनी बलिदान दे दी थी। ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था ग्वालियर किले के ऊपर। उसके बाद भी हमने जो मदद हो सकी हमने की। आज अज्ञान लोग जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, सिंधिया परिवार का बलिदान का इतिहास नहीं पढ़ा, जहां दत्ताजी महाराज को नजीब-उद-दौला ने गोली से मारकर उनके छाती के ऊपर अपना पैर रखा और बोला दत्ताजी लड़ोगे, और मराठा सेनापति ने कहा दत्ताजी सिंधिया ने कि जिएंगे नजीब तो लड़ेंगे, और फिर उनका सिर काट दिया। जंकोजी महाराज को अहमद शाह अब्दाली पठान ने लोहे के सूले के साथ उनके आंखों निकाले, उनके शरीर को 18 टुकड़े में इब्राहिम गद्दीर कादिर के साथ 18 टुकड़े में काट के नदी में फेंक दिया। 16 लोगों ने अपनी जीवन की बलिदान दी। ये लोग उस परिवार के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, जाके इतिहास पढ़े। आखिरी सवाल, महाआर्यमन आपके जो बेटे हैं वो भी प्रचार में हैं, तो अब वो भी क्या राजनीति में आएंगे? देखिए मिलिंद जी, मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरे पिताजी को अच्छे से जानते थे। हमारे परिवार में नियम है, ये परिवारवाद का प्रश्न दशकों पहले कि सिंधिया परिवार में एक समय में एक व्यक्ति ही राजनीति में रहेगा। मेरे पूज्य पिताजी मुझे कहते थे कि जिस दिन तुम राजनीति में आना चाहते हो तुम्हारा स्वागत है, मैं रिटायर कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने मुझे सदैव ये स्वतंत्रता दी थी कि तुम अपने जीवन में अपना रास्ता अपने आप तय करो। हार्वर्ड में मेरा अंडरग्रेड हुआ, 6 साल मैंने बैंकिंग में नौकरी की, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में गया, मैं अपना कंपनी लगा रहा था। वही नियम मैं अपने पुत्र पर लगाता हूँ कि वो अपना जीवन का रास्ता अपने आप तय करे। हम कोई नहीं होते पिता या माता होते हुए अपने पुत्र या पुत्री का जीवन का रास्ता तय करने के लिए। उनको अपना कर्म करना होगा, उनको अपना रास्ता तय करना होगा, और ये निर्णय वो लेंगे। लेकिन अगर जिस दिन वो निर्णय लेंगे राजनीति में आने के लिए, अगर लेंगे तो भगवान जाने अगर लेंगे, और जिस दिन लेंगे उस दिन मेरा रिटायरमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधिया जी इस बातचीत के लिए, इस साक्षात्कार के लिए। तो साक्षात्कार में मेरे मेहमान, या जैसे उन्होंने कहा परिवार के ही सदस्य सिंधिया जी आज हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और हमने सारी बातें की इतिहास से लेकर वर्तमान तक, और अब वो गुना में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो एक बार फिर हम इनसे मिलेंगे गुना में जब चुनाव के प्रचार के बाद, और जब नतीजे आ जाएंगे तो दोबारा हम आपसे मिलने आएंगे। सिंधिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।